नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। बताइए, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सही से सुन पा रहे हैं या नहीं। फिर अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास को शुरू करने से पहले आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। कुछ जानकारी जो है आप लोगों के साथ में साझा करनी है मुझे कि आगे अपन क्लासेस किस तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल और डाउट्स आ जाते हैं कि कल अपन ने जो है कछवा वंश पूरा किया है और आज राजस्थान के दुर्ग बढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है इसके पीछे, मतलब किस तरीके से क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। नमस्ते, आज बहुत दिनों बाद में लाइव अपन मिल रहे हैं और लाइव की जगह प्रीमियर पर क्लासेस चल रही थी, तो प्रीमियर पे ज्यादा बेनिफिट आप लोगों के रहता है, क्योंकि लाइव में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस फिर भी हो जाता है। फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि डिस्टर्बेंस नहीं हो, फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। राधे राधे, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए, जुड़ गए आप सभी और जुड़ जाना। और लेकिन लाइव हो चाहे प्रीमियर, आपको क्लास 8 बजे ही देखनी है। कारण उसके कि आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि हमें 8 बजे तो ये क्लास देखनी है। इससे आप लोगों को नियमितता मिलेगी, इससे आप लोगों के पढ़ने की जो है चीजें व्यवस्थित सेट रहेगी। अभी बहुत मजे किए आप लोगों ने, मैं देख रहा हूं चतुश्रेणी एग्जाम के बाद में 90% बच्चे ठंडे बस्ते में अपनी तैयारी को डाल चुके हैं और वहीं पे गलती करते हैं विद्यार्थी, जबकि इस तैयारी को कंटिन्यू रखना होता है। सिलेक्शन का यही आधार है। आज भी मेरे पास में एक होनहार विद्यार्थी का कॉल आया। वैसे बहुत मैं कम नंबर शेयर करता हूं, नंबर शेयर नहीं करता हूं, क्योंकि मैं फोकस करता हूं कि अपने काम पे फोकस किया जाए, वही विद्यार्थियों के लिए हितकर है। लक्ष्मण जी पटेल है, पाली में स्कूल लेक्चरर लगे थे अभी कुछ समय पहले और अब उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हो गया है। नियमित अपनी क्लासें ले रहे थे। मुझे भी इस बात की जानकारी नहीं थी, उन्होंने बताया। तो बोल रहे थे कि सर ज्वाइनिंग के समय मेरे साथ आप साथ में चले कॉलेज लेक्चरर के अंदर। तो देखते हैं वो तो कैसे टाइम सेट होता है या नहीं होता है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी आप लोगों के प्रति बहुत ज्यादा है। तो यही है, मैं नंबर शेयर नहीं करता और मतलब आप लोगों से मैसेज फोटो वगैरह नहीं मंगवाता कि अपने जो है अपनी इसकी मार्केटिंग करेंगे इसके जरिए। कभी कभी आपको स्क्रीनशॉट और ये मैसेज वगैरह बता के मोटिवेट कर लेते हैं, बस ये है। बाकी मोस्ट ऑफ विद्यार्थी राजस्थान के जो चयनित हो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से अपने इस प्लेटफॉर्म का फायदा वो लेते ही है, चाहे टेस्ट सीरीज से लो, किताबों से लो, क्लासेस से लो। कुल मिला के अपना उद्देश्य है वो सिलेक्शन ले ले और ये हो जाता है और हो रहा है। ठीक है, टाबरो जुड़ गए। चलिए देखो, इस बात पे ध्यान देना। अपन जो चल रहे हैं उसके अंदर मैंने आप लोगों को कहा था अपन आधार बनाएंगे। अपनी जो किताब आई थी वन लाइनर, उसको यदि आप इस वन लाइनर को देखेंगे, मैं बिल्कुल सिलेबस और सीक्वेंस के अनुसार ही चल रहा हूं। मैंने कहा था इसको आधार बनाकर चलेंगे और इसके अनुसार ही चल रहा हूं। इसमें जैसे ही अपना राजवंश का टॉपिक पूरा होता है, तो राजवंश के बाद में जिसके भी पास किताब है वो देखेंगे, राजवंश के बाद सीधा नेक्स्ट टॉपिक अपन ने दे रखा है राजस्थान के दुर्ग। तो इसलिए ये क्लास आ रही है। ठीक है, ये बात है। और मोस्ट ऑफ जो आप लोगों को कंसेप्ट समझने हैं, चीजें समझनी है, राजवंश पढ़ने हैं, सभ्यताएं पढ़नी है, वो मैंने पढ़ा दी। अब इसके अलावा जो है इसमें आ जाते हैं अन्य राजवंश। ठीक है, अन्य राजवंश आ जाते हैं, जिसके अंदर कोई ज्यादा स्टोरी नहीं है, मुख्य मुख्य फैक्ट ही आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग इसके अंदर पेज संख्या, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है पहले कि ये किताब आपके आधार बनेगी इसमें, क्योंकि इसमें क्लास के अलावा भी कई सारे फैक्ट मिल ही जाते हैं जो क्लास में कवर नहीं होते हैं। तो इसी के मैं बता रहा हूं 230 से लगाकर 235 पेज संख्या आप लोग देख लेना। 230 से लगाकर 235 इस पे क्या है, इसमें आप लोगों के दे रखे हैं ये अन्य राजवंश, जिसमें आप लोगों के जैसलमेर का भाटी वंश, करौली के यादव, भरतपुर और धौलपुर का जाट वंश और मालवा के परमार। जो मेन तथ्य आप लोगों को पढ़ना है, जो एग्जामिनर पूछता है, चाहे धूमराज परमार का पूछ ले, चाहे किसी का भी पूछ ले, चामुंड राय का पूछ ले, या जो भी, वो आप लोगों को जितना पढ़ना है, जितना याद रखना है, वो आप लोगों को मैंने इसमें इन 5 पेज में समाहित करके दे दिया, 230 से 235 तक। बाकी कुछ 8-9 पेज और भी है जो प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था डायरेक्टली आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली शामिल है, तो उस पर भी नजर मारते हुए चलना है। तो इस तरीके से अपना ये जो है यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब यही चीज मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे लाकर और सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बोलकर सुनाता, तो मैं समझता हूं इससे बढ़िया अपन और टॉपिक को क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये है, तो इसको मैं आपके होमवर्क के रूप में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये पुस्तक आप लोगों के सबके पास में है ही है। जिनके पास में नहीं है तो मैंने पहले से सूचना दे रखी थी कि ये होनी चाहिए। यदि आप सिलेक्शन देख रहे हो अपना, तो ऐसी चीजें आप लोगों के पास में जरूरी है ना। तो ये चीज है, यहां से आप लोग इसको कवर करेंगे। ये आप लोगों का एक तरीके से हो गया है होमवर्क। ठीक है ना, होमवर्क हो गया। और इसका जस्ट अगला टॉपिक कौन सा है, राजस्थान के दुर्ग।
तो अपन एक सीक्वेंस से चल रहे हैं। अब रही बात कि मॉडर्न हिस्ट्री सर, वो तो देखो मैंने कहा है इसके इंडेक्स के अनुसार अपन चल रहे हैं, इसको मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, और इसका इंडेक्स वैसे ही सेट किया था जैसे आयोग ने लास्ट टाइम सिलेबस जिस तरीके से दिया था। तो इसके बाद में जैसे इसके इंडेक्स में आगे अपने प्रजामंडल आएंगे तो अपन प्रजामंडल पढ़ेंगे, एकीकरण आएगा तो एकीकरण पढ़ेंगे, और 1857 की क्रांति आएगी तो 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। छोड़ा कुछ भी नहीं है, स्किप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसके इंडेक्स के अनुसार अपन प्रॉपर वे से चल रहे हैं। अब जिसके अंदर ये 5 मिनट की बात सुनने का धैर्य होगा उसे एक चीज भी पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जिनके अंदर धैर्य नहीं है वो कम से कम 10-15 बार कमेंट करेंगे गुरुजी वो टॉपिक रह गए, गुरुजी ये रह गए, और फिर हमारा भी इतना सेट नहीं हो पाता कि हम उन्हें पर्सनली रिप्लाई दे सके। तो इस सूचना को हमने दे दी है, आप लोगों को ध्यान देना। आगे बात समझ में, इज दैट क्लियर? अब चलेंगे आगे, इसीलिए मैं लाइव आया हूं प्रीमियर पे, ये क्लास इसीलिए नहीं दी, बाकी आप लोगों के प्रीमियर पर चलेगी, लेकिन आप लोगों को 8 बजे देखनी है, ठीक है? प्रीमियर पे इसलिए चलेगी क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियल भी है, और अभी थोड़ी सी आप लोगों को पता है, आप लोगों ने दीपावली के फोटो वगैरह देखे हैं, तो मैंने आप लोगों से साझा भी की थी बात, मम्मी जी के सीढ़ियों से गिर गए, पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो काफी सारी वहां पे भी उनको भी देखना होता है, और बहुत सारे मेरे इसमें अरेंजमेंट में सारी चीज चली जाती है, क्योंकि मैं इकलौता अकेला हूं, तो ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। हालांकि मैं ये चीज बता के सहानुभूति वाला नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने इसके ऊपर कोई स्पेशल वीडियो वगैरह नहीं बनाया है कि हाँ ये है, होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अपन क्लास पे फोकस करते हैं, ठीक है? अब ठीक है, उनके वैसे 1 महीने का पट्टा है, लंबा चलेगा, तकलीफ तो है, तकलीफ तो देख ही रहे हैं, लेकिन ईश्वर देख रहा है तो सब कुछ ठीक ही होगा। चलिए अपन क्लास पे फोकस करते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, और हाईकोर्ट चतुश्रेणी के लिए मैंने आप लोगों से कहा था, हाईकोर्ट चतुश्रेणी के लिए कल्चर की जो क्लास है वो समझ लो कि अब शुरू हो रही है आप लोगों के। दुर्ग उसमें डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो कल्चर जो राजस्थान कला संस्कृति रखा है वो उनके लिए यही क्लासेस देखनी है, ठीक है? टावरों शुरू करा। देखो दुर्गों में क्या पूछा जाता है, सबसे पहली बात पूछी जाती है दुर्गों के प्रकार, और आप लोगों को 2 तरीके के वर्गीकरण पूछे जाएंगे, इसके आगे दोहरे हैं, इसके आगे आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को पूछा जाएगा कौटिल्य के अनुसार, ठीक है, और आप लोगों को पूरा पूछा जाएगा शुक्र नीति के अनुसार, ठीक है ना? शुक्र नीति के अनुसार पूछेंगे, कौटिल्य के अनुसार पूछेंगे। तो कौटिल्य के अनुसार पूछते हैं तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक थी? अर्थशास्त्र इसकी पुस्तक थी, और अर्थशास्त्र के अनुसार इसमें प्रकार बताए हैं 4, ठीक है? अर्थशास्त्र के अनुसार कितने? 4 तरह के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें देखो पहला नंबर है औद्रिक दुर्ग या औद्रिक दुर्ग बोला जाता है, ये और कुछ नहीं, ये है जल दुर्ग। ये क्या है आप लोगों के? जल दुर्ग है। ये औद्रिक दुर्ग बोलते हैं ना, ये क्या है? ये जल दुर्ग है, यानी कि किसी न किसी तरीके से ये जल राशि से घिरा हुआ रहेगा, किसी न किसी तरीके से जल राशि से, यानी कि या तो नदियां पास से निकलेगी या फिर किसी न किसी तरीके से इसके आसपास पानी होगा, ठीक है? तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। पार्वत या गिरि दुर्ग, ये किसी न किसी पहाड़ी पे होता है। धानवन दुर्ग, ध से ध्यान रखें, ध से दोरे, यानी कि ये जो हो गए रेतीला, रेतीला मतलब इसके आसपास परिवेश होगा, और वन दुर्ग इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जो शुक्र नीति के अनुसार है, इसमें भाई इसमें वर्गीकरण बढ़ गया है, इसमें 9 तरीके के बताए गए हैं, और 9 तरीके के कौन से हैं? देखो औद्रिक दुर्ग, यानी कि ये तो जल दुर्ग की श्रेणी में ही आता है, ये तो आप लोगों के जल दुर्ग की श्रेणी में ही आएगा। जैसे अपने यहाँ पे गागरोन का किला, अपने यहाँ पे बैसरोडगढ़ का किला जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। और इसके अलावा फिर आगे पार्वत या गिरि दुर्ग, यानी कि ये पर्वतों पे होंगे, है ना, पहाड़ी पे बने हुए होते। ज्यादातर किले राजस्थान के दुर्ग पहाड़ी पे बने हुए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के प्रश्न बाहर नहीं जाए, और अपने से बाहर जाएगा वो सभी के बाहर ही जाएगा, चाहे कोई 10,000 का कोर्स खरीद के पढ़े, चाहे 1 लाख का कोर्स खरीद के पढ़े, वो बाहर गया है तो सबके बाहर गया है। मैं किसी भी तरीके से पेड क्लासेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि अपनी क्लासेस किसी भी तरीके से पिछड़े, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, और मेरी बहुत मतलब जब से चैनल शुरू किया तब से यही श्रद्धा थी कि जो विद्यार्थी शुरू से जुड़ेंगे वो अंत तक जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक उसको मैं क्लास सेल नहीं करूंगा, उसको पूरे जी जान से पढ़ाऊंगा, और उसके लिए मैं निरंतर कोशिश करता हूं, ठीक है? तो आप इस बात की यदि किसी के मन में शंका हो कि सर क्या पता फ्री पढ़ रहे हैं, तो आप पेड कोर्स से कंपैरिजन करके देख लेना, आपको 21 ही मिलना है, 19 नहीं मिलेगा। धानवन दुर्ग, इसमें क्या होता है? दोरे होते हैं इसके अंदर, इसमें वही चीज रेतीले दोरे होते हैं, यानी कि किसी न किसी तरीके से मरुस्थली परिवेश के अंदर ये जो है बना हुआ होता है। वन दुर्ग बताने की आवश्यकता नहीं। एरन दुर्ग, एरन दुर्ग में क्या होता है? वन दुर्ग के अलावा
इसमें जो है कंटीली झाड़ियां वगैरह ये चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। पहाड़ी पे तो होता ही है, लेकिन चारों तरफ से ये किसी न किसी कंटीली झाड़ियों से वगैरह घिरा हुआ होता है, जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग है। रणथंभौर का दुर्ग रण और थंब नाम की पहाड़ी पर तो है, लेकिन चारों तरफ से ऐसी पहाड़ मतलब झाड़ियों से, कंटीली झाड़ियों से और घिरा हुआ है कि उसको देख के ऐसे लगता है कि भैया दुर्ग है क्या, है ही नहीं। दूर से कोई देखते तो पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो उसको कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये बख्तरबंद है, कि ये कपड़े पहन के खड़ा, पता ही नहीं चलता है। बाकी दुर्ग दिख जाते हैं दूर से, क्या भाई वो किलो है, वो गढ़ सिवाणो है, वो जालोर को किलो है, वो चित्तौड़गढ़ है, या दिख जाए कुंभलगढ़ है। रणथंभौर का दुर्ग दिखता ही नहीं है, इसीलिए उसके बारे में ये कोटेशन कहा गया है। ठीक है, तो ये आते हैं एरन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और पारीख दुर्ग और पारिद दुर्ग, दो के अंदर आपको अंतर करना है। पारीख दुर्ग में क्या होता है, इस ख से याद रखो कि इसके चारों तरफ होती है खाई। इसके चारों तरफ क्या खाई बनाई जाती थी। दुर्ग सामरिक दृष्टि से बहुत जबरदस्त बने हुए हैं। राजस्थान के इतने शानदार दुर्ग बने हुए हैं कि ऐसे दुर्ग भूतों न भविष्यति बनते ही नहीं है। और आवाज नहीं आ रही, कह रहे टावर क्यों, आवाज तो फुल आ रही है भाई। वो कौन है, आवाज आ रही है भैया। ये लाइव में यही समस्या होती है, देखो आवाज मतलब खुद के एयरफोन खराब हो या कुछ समस्या तो सीधा कमेंट करने में कई पैसे नहीं लगते कि गुरुजी आवाज नहीं आ रही, पूरी लय को तोड़ देते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए प्रीमियर पे क्लासेस चला रहा हूं, ताकि अब मेरे को तो यहाँ सामने दिखता है ना, फ्रीक्वेंसी दिखती है उसकी वॉल्यूम की कि चल रहा है, लाइव की संख्या दिखती है, फ्रीक्वेंसी दिखती है, 3-3 स्क्रीन लगी हुई स्टूडियो के अंदर। टाब्रो हेडफोन में गिफ्ट कौन करूं, थाने ही सही ढंगा लेना है। ठीक है, आवाज आ रही है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ख से ध्यान रखो, इसके चारों तरफ खाई होती है। मैं ये कह रहा था कि सामरिक दृष्टि से इतने शानदार दुर्ग बनाए गए राजस्थान के। खाई किस लिए बनाते थे, खाई मतलब गहरी खाई बनाते थे, खाई को भर देते थे पानी से और पानी में छोड़ देते थे विषैले जानवर, मगरमच्छ, सांप आदि विषैले जानवर छोड़ देते थे, है ना। कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर देते थे कि मतलब दुश्मन सेना उसको डायरेक्ट पार नहीं कर सकती। तो क्या अपारे गुरु जी क्या विजय पचे, तो अपारे मतलब वो फिल्म में कौन देखियो कि यूं लकड़ी रो एक पुल खुला यूं ठप कर, तो जो है लकड़ी का पुल ऐसे आके टूट जाता, उसमें से जैसे घोड़े अंदर आके पुल वापस खींच लेते। तो अपने तो व्यवस्था है, अपने आने के लिए तो अपने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन दूसरे कोई नहीं आ सकते थे, वो चारों तरफ से हो जाता था सिक्योर। ठीक है ना। चलिए अब देखो सैन्य दुर्ग, अच्छा और ये पारिद दुर्ग, पारिद दुर्ग में क्या होता था, चारों तरफ होती थी दीवार, बहुत मजबूत जो है दीवार होती थी, या फिर आप कह सकते हो परकोटा। दुर्ग के चारों तरफ यदि दीवार हो उसे कहा जाता है परकोटा। तो मजबूत परकोटा बनाया जाता था। कई जगह मिट्टी का परकोटा बनाते थे, कई जो है पत्थरों का मजबूत बनाते थे। मिट्टी का परकोटा लोहागढ़ दुर्ग के बाहर बना हुआ है, उसके बाहर खाई भी है, वो पारीख और पारिद दोनों दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो उसमें क्या होता था, मिट्टी की दीवार इसलिए बनाते हैं कि सामने वाला यदि गोले दागता तो उसके जो है गोला आके उसके अंदर धस जाता और वो हो जाता डिस्ट्रॉय, वो किसी तरीके से फट नहीं पाता था। तो इसलिए मिट्टी की भी दीवार जो बनाई जाती। परकोटे अधिकांश जैसे दुर्गों के तो बनाते ही थे, जैसे जैसलमेर का जो है दोहरा परकोटा उसको कमरकोट कहा जाता है। तो ऐसी चीजें तो आप लोगों को ध्यान रखनी। और सैन्य दुर्ग एक मजबूत जो है सेना होती थी, चतुरांगिणी तो नहीं बोल सकते, चतुरांगिणी में तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन मतलब पूरी तरीके से हथियारों से लैस जो है सेना होती थी, मजबूत सेना, उससे सिक्योर रहता था। सहाय दुर्ग में क्या होता था, सेना तो होती थी, साथ ही साथ विश्वसजन यानी कि विश्वसनीय सामंत और उनके भी जो है जबरदस्त तरीके के मतलब यूं कह सकते हैं युद्ध कौशल में पारंगत जो है कई सारे सामंत रहते थे, कई सारे मतलब ऐसे जो है एफिशिएंसी वाले व्यक्ति रहते थे। तो वो इनके मतलब क्या है, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई सामंत हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो सहाय, सहाय से याद रखो सहायता करने के लिए, राजा की सहायता करने के लिए कोई ना कोई मौजूद वहां पे रहेगा, तो वो होता था सहाय दुर्ग। तो मैंने इसकी श्रेणी आप लोगों को सब बता दी है। अब हाउ टू राइट, के लिखे कैसे सर इसे, तो लिखने के लिए फिर अपना नोट्स मेकिंग पैटर्न काम आता है। पहले इसको समझ लिया अपन ने, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, और अगली स्लाइड पे आप लोगों को मैंने सारी डिटेल जो है लिख के बताई है, अब बता रहा हूं तो वो आप लोगों के काम आ जानी है। ठीक है, चलो टावर ले स्क्रीनशॉट। और इसमें सर्वश्रेष्ठ सैन्य दुर्ग है इसके अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है सैन्य दुर्ग। देखो यही चीजा टावरो अटे लिखियोड़ी है के औद्योगिक दुर्ग में क्या है, ध्यान रखियो एक ही बात के, और जल दुर्ग है, इनके चारों तरफ जो है पानी की मात्रा है, पानी जल राशि भरी हुई है इसमें चारों तरफ। ये है आप लोगों के औद्योगिक दुर्ग। ठीक है, जैसे गागरोन का दुर्ग है, वैष्णोगढ़ बताया आपको,
पारिक दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ क्या है, गहरी खाई, जैसे अपने लोहागढ़। पारिद दुर्ग, इसका भी उदाहरण सबसे बढ़िया है लोहागढ़। इसके अलावा जैसलमेर भी है, जैसलमेर दानवद दुर्ग की श्रेणी में भी आएगा। एक ही दुर्ग 2 से 3 श्रेणी में भी आ सकता है, तो इसके लिए ये मत कहना गुरुजी उसमें बताया था तो इसमें भी माने क्या। हाँ, महाराज ने पूछा ना काम कौन थे, डायरेक्ट ही मान सकते। ठीक है, चलिए। दानवन दुर्ग मरुस्थल या रेगिस्तान में बने दुर्ग होते थे, यानी कि धोरे हैं, धोरों के अंदर आपके आप मान सकते हो जूनागढ़ मान सकते हो, वो भी स्थल दुर्ग है। आप जैसलमेर का जो है सोनारगढ़ वो मान सकते हो, वो भी स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये दानवन दुर्ग को आप एक अन्य नाम स्थल दुर्ग भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, स्थल दुर्ग भी कह सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। गिरि दुर्ग, एकांत और ऊंची पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, वन दुर्ग आपको मैंने सारा डिस्क्राइब तो कर लिया, अब लिखना इस तरीके से आप लोगों को। और जिनके पास में अपनी ये पुस्तक है उनको लिखने की भी आवश्यकता नहीं, उनको तो पूरा का पूरा लिखा, उनको सीधा यहां से समझना है, एक्स्ट्रा कोई चीज बताई वो लिखनी है और डायरेक्ट याद करना है। और याद भी यहां से 80% तो मैं आप लोगों को करवा ही देता हूं, तो समस्या ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को क्लास जो है डेली देखनी। अब देखो मैंने कहा ना सुसुप्त अवस्था में बहुत जने चले गए, बाद में बहाने बहुत बताए जाएंगे, गुरुजी मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। मैं अपनी समस्या भी मैंने आपको बताई, मेरे साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं। क्या मेरे समस्याएं नहीं है? बहुत सारी समस्याएं हैं, ये तो एक बताई आपको, और बहुत सारी समस्याएं जो बताई भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैं क्लास ले रहा हूं। तो किस लिए ले रहा हूं कि आप लोगों के लिए, कि मुझे कहीं भी मैं चला जाऊं तो मेरे बच्चे मिलते हैं सिलेक्शन लिए हुए, और मुझे फिर खुशी होती है। तो वो बच्चे किस लिए मिलते हैं, क्योंकि वो नियमित पढ़े हैं। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में क्लास मिस नहीं करनी है आपको। मैं मिस करता हूं एक बार फिर भी माना कि हाँ चलिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मिस नहीं करें। आपको मिस नहीं करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको क्लास देखनी ही देखनी है। ठीक है, चलिए। सहाय दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसमें अस्त्र शस्त्र सुसज्जित सेना साथ देने वाले बंधुजन होते हैं। साथ में क्या होते हैं, बंधुजन होते हैं सहायता के लिए। सैन्य दुर्ग, सेना द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित और अभेद्य दुर्ग होता है, और एक तरीके से ये शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, एरन दुर्ग, देखो खाई भी होती है, कांटे भी होते हैं, पत्थर भी होते हैं, झाड़ियां भी होती है, इन सबसे सुसज्जित दुर्ग इस श्रेणी में आता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपन ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं वर्गीकरण। ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टाइप्स ऑफ फोर्ट्स। ठीक है, तो ये किलों के प्रकार है, दुर्गों के प्रकार है। यहां तक मैटर क्लियर है। अब देखो, अब क्या करता है, किलों पे तो मतलब पीएचडी की जा सकती है, राजस्थान के दुर्गों पे पीएचडी की जा सकती है, इतना मैटर है। तो मैं जितना आप लोगों को बता रहा हूं, जितना आपसे याद हो सकता है वो मैं सारा बता रहा हूं, है ना। और इसके अलावा भी आरपीएससी क्या है, डिटेल में जा रही है। आपको ये कर्मचारी चयन बोर्ड में फिर भी इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा जो कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है, क्योंकि उनका भी अपन ने लेवल देखा। आरपीएससी बहुत ज्यादा डिटेल में जा रही। अब किल मैंने जो स्कूल व्याख्याता के लिए आप लोगों को पता है वन लाइनर नहीं दी है, और आपको डिटेल बुक दी है, उसमें आप यदि जाकर पढ़ोगे तो उसमें डिटेल मिलेगी। जैसे मेरे पास यहाँ पढ़ी भी है, जो स्कूल व्याख्याता की ये हिस्ट्री की किताब जो आई है ना, अलग वॉल्यूम है पूरा, जरूर से जरूर देखना इसको। इसके ऊपर मैं वैसे वीडियो बनाऊंगा, इसके अंदर इतनी शानदार आप लोगों को जानकारी दी है, और जहां जहां मतलब चित्र वित्र जैसे अखबार की कटिंग वगैरह, और पूरी डिटेल, जो डिटेल पूछ सकते हैं। अब इसके अंदर यदि मैं आपको दुर्ग का टॉपिक बताता हूं, इसके अंदर यदि आप दुर्ग, इसके अंदर प्रजामंडल, इसके अंदर किसान आंदोलन, आप पढ़ के देखना एक बार पूरी। अभी तक आपने मेरी वन लाइनर पढ़ी है, गाइड भी मैंने कई सारे बच्चे पढ़ चुके जिसमें डिटेल दी है। अब के लिए डिटेल वॉल्यूम आप पढ़ के देखना, फिर आपको लगेगा कि वास्तव में मंदिर वाला टॉपिक पढ़ो। इसमें से दुर्ग वाला मैं बताता हूं। देख, दुर्ग वाले टॉपिक को थोड़ा सा आप इसको यदि स्टेबल करके देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा इस तरीके से डिटेल आप लोगों को इस बार दी है, और डिटेल में नई अपडेटेड जानकारी वगैरह सब दी है। मैं बताऊंगा इसका वीडियो स्पेशल बना के, 2-4 शॉर्ट्स वीडियो के जरिए आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो वो देख लेना। अब यहाँ पे मैं जितना आप लोगों को मतलब याद करवाऊंगा, जितना बता रहा हूं उतना आप लोगों के लिए काफी है, और इससे अधिक कोई लिमिट नहीं है। स्पेशल दुर्गों पे एक किताब आती है अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की। कितना पढ़ेगा आदमी, कितना पढ़ेगा? पढ़ना और याद करना उतना जरूरी है जितना सिलेक्शन के लिए, और मतलब आसानी से याद हो जाए, क्योंकि पढ़ा तो बहुत जा सकता है, लेकिन याद कितना रहेगा। तो इसके लिए स्मार्ट स्टडी के साथ में चलना, भेड़ चाल में मत चलना कि हाँ बहुत ज्यादा पढ़ते ही जा रहे हैं। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ के ज्यादा याद रखे से सिलेक्शन होता है। ठीक है, देखो राजस्थान में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल होने वाले दुर्गों की संख्या पूछेंगे आप लोगों को, तो याद रखना 6। कितने दुर्ग है? 6।
6 दूनी कितने होते हैं 12, और 12 प्लस 1 याद रखना कि 13, ठीक है, यानी कि 2013 में इन्हें शामिल किया है। 6 दुर्गों को शामिल किया है 2013 में, 6 दूनी 12, 12 के साथ में एक और सवाया याद रखो 13। 2013 में इन्हें जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया है। अब शामिल किया है तो भी ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना, चीकू गाजर आम, ये 3 फ्रूट का नाम याद रखना और सार्वभौमिक ट्रिक है। ये चाहे कोई भी पढ़ाए, चाहे कोई ये कहते ना कि मैं ट्रिक से पढ़ाता ही नहीं, वो भी ये बताएगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान और सीधा याद होता है लाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, चीकू गाजर आम। चीकू का मतलब विराट कोहली, विराट कोहली होता है क्या? नहीं। ची से तो आप लोगों को लेना है चित्तौड़गढ़, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं चित्तौड़गढ़, और यहां से लेना है कुंभलगढ़, यहां से कुंभलगढ़। और चीकू गाजर आम में जो किले शामिल हो रहे हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहां से गा से क्या लेना है गागरोन, क्या लेना है गागरोन, ठीक है। ज से क्या लेंगे जैसलमेर का सोनारगढ़, जैसलमेर, ठीक है। र से रणथंभौर, ये लगभग ये आज ही पढ़ेंगे अपन। और यहां से आम से आमेर, ठीक है, आमेर का किला। आमेर के किले के अलावा बाकी लगभग 1 2 3 और 4 ये आज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बैसरोडगढ़ भी आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तकरीबन अपन आज पढ़ लेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो ये याद रखना, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, ये 6 किले हैं। अब आते हैं अपन गढ़, तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, क्या किलो है नहीं, वो चित्तौड़गढ़ किलो है, बाकी तो सब इन आगे की कौन है। ये चित्तौड़गढ़ सबसे भव्य, सबसे विशाल, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ये लिविंग फोर्ट यानी कि इसके अंदर रहवासी किला है, इसके अंदर पूरी मतलब 7 पुश्तें गुजर सकती है, इससे बाहर निकलने की जरूरत तक नहीं है। कैसे? इसके अंदर खेत है, खलियान है, पूरा गांव बसा हुआ है, पानी के स्रोत है, मतलब चित्तौड़गढ़ किला बहुत भव्य है। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ किला है, दूसरा लिविंग फोर्ट जैसलमेर का सोनारगढ़ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसीलिए इसको कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ठीक है। खेती की जाती है अंदर, 50,000 लोग इसके अंदर रह सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है। तो अपने मेवाड़ वाले क्या करते थे, चित्तौड़गढ़ पे कोई हमला होता दरवाजे बंद कर देते और अंदर मौज करते बढ़िया। अब वो 8-8 महीने 1-1 साल का घेरा बना के रखते, बाहर कोशिश करते, दरवाजे खोल नहीं पाते, और जो है वहीं पे वो वहां पे हार मोड़ गया। और फिर हालांकि गद्दारों के कारण अपन ने हार देखी है, ये भी है। यहाँ पे ध्यान रखें, इसका निर्माण जो है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया है। किसने करवाया है? चित्रांग मौर्य ने। अब कई जने कहेंगे कि गुरुजी बापा रावल कौन करायो? के नहीं बेटा, बापा रावल ने मौर्यों से जीता था, ठीक है। चित्रांग मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, फिर बापा रावल ने इसे जीता था। हालांकि ये परमारों के पास भी रहा है, ठीक है, ये जो है परमारों के पास रहा है, जालोर के सोनग्रा चौहानों के पास भी रहा है, ये गुजरात के चालुक्यों के पास भी रहा है, इतनों का अधिकार इस पे रहा है, ठीक है। अफगान शासक मामू ने इस पर हमला किया था, सबसे पहला आक्रमण अफगान शासक मामू ने किया था, ठीक है। पठार या पहाड़ी पूछते हैं तो मेसा का पठार, ये किस पर है? मेसा पठार पर है। अब मेसा पठार के अंदर देखो आप लोगों को 3 तरह की ऊंचाई मिलती है, 616 मीटर भी मिलेगी, 620 मीटर भी मिलेगी और 640 मीटर भी मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन में आप लोगों को सारे के सारे दे देंगे, 616 के, 620 के, 640 के, इस तरीके से नहीं देंगे। इनमें से कोई एक ऊंचाई ऑप्शन में यदि पूछा तो मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे चाहे कितने ऑथेंटिक सोर्स देख लो, कभी किस में क्या दे रहे हैं, कभी किस में क्या दे रहे हैं, मिलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। अब ये मेसा के पठार पे, और ऐसा कहा जाता है कि चित्रकूट पहाड़ी पर बसा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसका नाम चित्रकूट भी है। लेकिन आप मेसा का पठार याद रखो, मेसा पठार होता है यानी दस्तरी नुमा पठार होता है, उस पर कोई भी किला दुर्ग वगैरह मतलब कुछ भी बनाया जा सकता है, ऐसे समतल होता है। नदियां ये जो है गंभीरी और गंभीरी प्लस बेड़च, गंभीरी प्लस बेड़च, इन ये जल दुर्ग नहीं है, लेकिन इसके पास से ये नदियां बहती है, कुछ दूरी से जो है ये नदी बहती है, गंभीरी और बेड़च इसके पास से समीप से बहती है, लेकिन ये जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता है, ये चीज पहले ही ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके उपनाम आपको पूछेंगे तो इसे कहा जाता है राजस्थान का गौरव। गौरव सिंह घाणेराव कौन क्या, लेकिन राजस्थान का गौरव कहते हैं। इसे कहा जाता है दुर्गों का सिरमौर। इसे चित्रकूट, चित्रकूट नहीं चित्रकूट, ठीक है। इसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है,
मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में कथन है वो ध्यान रखना। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ठीक है, ये कहा जाता है इसके बारे में। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी तो अपन ने चित्तौड़गढ़ शुरू किया है, अभी आगे पढ़ते हैं। और ठीक है, मेरा प्रयास है कि आप लोगों को बनने वाले सारे प्रश्न कवर करवाए जाएं। और मान लीजिए कोई फिर भी बाहर जा रहा है तो फिर आप ये आश्वस्त तो हो सकते हैं कि वो सभी के लिए बाहर है, फिर सभी को नया लगेगा, फिर सभी इंस्टाग्राम पे चढ़ाएंगे ये कहां से आया, फेसबुक पर पूछेंगे ये कहां से आया, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता अपने को। अपने को उन चीजों को बहुत अच्छे से कवर करना है जो अपने को नुकसान पहुंचा सकती है, जो सिलेक्शन के लिए जरूरी है ना। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़े। ओके, देखो डाउनलोड, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। यानी कि एक साथ इसके अंदर जो है 50,000 लोग रह सकते हैं, एक साथ 50,000 लोग रह सकते हैं इसके अंदर, इसकी इतनी कैपेसिटी है। इसके अंदर 7 प्रवेश द्वार है। इसके अंदर कितने प्रवेश द्वार है? 7 प्रवेश द्वार है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, फिर देखो प्रवेश द्वार कौन से? पाटन पोल, भैरव पोल। ये पाटन पोल पे बाघ सिंह की छतरी है, जो सेकेंड शाखा जो हुआ था ना, इसमें बाघ सिंह जी का मतलब बाघ सिंह जी खेत आ गए थे, तो इनकी जो है यहाँ छतरी है। भैरव पोल है, हनुमान पोल है, गणेश पोल है, जोडला पोल है, लक्ष्मण पोल है और राम पोल है। अब इसमें आप ज्यादातर देखोगे कि इसमें जो है भगवान के नाम पर इन पोलों के नाम रखे जाते हैं। तो हो सकता है कंसेप्चुअल प्रश्न में कोई ना कोई इस तरीके से भी पूछ ले, तो ध्यान रखना कि भगवान के नाम पे इसलिए रखते थे क्योंकि हमारी आस्था भगवान से बहुत ज्यादा जुड़ी है, और वहां पे उस पोल पे वो भगवान को स्थापित किया जाता है कि इसकी सुरक्षा का जिम्मा, इसकी सुरक्षा का कार्य अब आपके भरोसे है, हम आपके भरोसे बैठे हैं, और इसका नामकरण उनके नाम से कर दिया जाता था। तो हो सकता है किसी न किसी लैंग्वेज से घुमा फिरा के इसे भी पूछा जाए। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। पाटन पोल पर किसकी छतरी है? बाघ सिंह की छतरी, बाघ सिंह देवलिया। ठीक है, भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ की छतरी है। जयमल और कल्लाजी जब लड़ रहे थे, ये यहाँ पे जो आप देखोगे तीसरा शाखा, जब लड़ रहे थे अकबर की सेना से, तो अकबर की सेना में भाई साहब रोंगटे खड़े करने वाला भय फैल गया। क्या भाई साहब हो क्या रहा है कि ये तो बल्लाल देव वाली मशीन आ गई है, कोई ना कोई गजमूली की तरह खचार खच खचार खच काट रहे। दूर से देखा कि 2 सिर दिख रहे और 4 हाथ दिख रहे। भाई साहब इंसान तो है ही नहीं, क्या दूरबीन लाओ, क्या दूरबीन तो है ही कौन, इस जमाने में कोई दूरबीन कौन। दूर से जितना दिख रहा है वो पक्की बात है कि राजपूत शासक जितने हैं ये ज्यादातर भाई इनके देवता इष्ट देव बहुत प्रबल हैं। पक्की बात है कि देवता को उतार दिया इन्होंने युद्ध में। भाई साहब अकबर तो है कि भाग जाए यहाँ से कि अब तो भाई बचना मुश्किल है अपने लिए, तो दूर से ऐसे लो, क्योंकि उनके जो पैर के लग गई थी, तो इन्होंने जो है कल्ला जी ने इनको कंधों पे बिठा दिया था जयमल को, और फिर जो है खचाखच दोनों हाथों से जो उन्होंने ऊपर बैठ कर वो चला रहे थे तलवार, ये नीचे से, और दूर से ऐसे दिख रहा भाई साहब 2 सिर और 4 हाथ वाले देवता उतर गए भैया और खचाखच काट रहे हैं। तो ये ऐसा माहौल बन गया था उस समय, तो इन्हें जो है इसके नाम, इनके नाम से जाना भी जाता है। ठीक है, 2 से 4 हाथ वाले देवता, तो ये ध्यान रखना आप। चलिए, इस दुर्ग का आकार कैसा है? वेल मछली के जैसा। इस दुर्ग का आकार कैसा है? वेल मछली के जैसा आकार है, पूछा जा सकता है। बापा रावल ने किससे जीता था? बापा रावल ने जीता था किससे? मान मोरी से। मौर्य शासक द्वारा बनाया हुआ दुर्ग था ये। देखो राजस्थान में मौर्य शासक खाली चित्तौड़गढ़ को नहीं बनाया हुआ है, और भी बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कौन बनाया हुआ? संप्रति, अभी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये मान मोरी, तो मान मोरी से जीता था इन्होंने। चित्रांग मौर्य ने बनवाया था, लेकिन मान मोरी से जीता है बप्पा रावल ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बप्पा रावल ने मान मोरी को हराकर इस पर अधिकार किया था। 3 शाखे मैंने आप लोगों को इतिहास की क्लास में पढ़ा दिए हैं, तो इसमें ज्यादा डिटेल यहां बताने की जरूरत नहीं है। 1303, 1534-35, 1567-68। रतन सिंह, बाघ सिंह, जयमल और फत्ता थे। सामने कौन था? अलाउद्दीन, यहाँ बहादुर शाह गुजरात का, यहाँ पे अकबर। ठीक है, तो इसके बारे में तो मैंने संपूर्ण जानकारी दी है, तो यहाँ पे अपन को ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो ये एकमात्र आपको लाइव दिखेगी यहाँ पे ऐसी क्लास जिस पर इस टाइम में 2000 प्लस उपस्थिति है, लेकिन अपन लाइव इतनी उपस्थिति होते हुए भी फालतू बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
है ना। हमारी तरक्की से ज्यादा आप लोगों का सिलेक्शन ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि आप देख लो फ्लो के अंदर क्लास चलती है पूरी। अपना कोशिश यही है कि भैया जो जुड़े हैं पढ़ने के लिए जुड़े हैं, बातचीत वास्ते थोड़ी जुड़ी, बातचीत हता ही करनी है। तो यार रामा शामा एक दिन नहीं मना, 7 दिन मना सके गला, है ना। तो अपना मुख्य फोकस क्या होना चाहिए, पढ़ना पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। चलिए इसके अंदर बने हुए देखो, एक तो विजय स्तंभ और एक कीर्ति स्तंभ। विद्यार्थियों का अधिकांश कंफ्यूजन रहता है कि जो विजय स्तंभ है वही कीर्ति स्तंभ है, नहीं, शक्तिमान ही गंगाधर है, लेकिन यहाँ पे शक्तिमान और गंगाधर दोनों अलग अलग है, ठीक है। विजय स्तंभ जो है यहाँ पे ये अलग है और कीर्ति स्तंभ अलग है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोगों को, इसीलिए एक ही स्लाइड पे लिया है। देखो इसका निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया, 1437 में निर्माण शुरू किया है और 1448 में इसे पूर्ण कर दिया। सारंगपुर जो विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में यहाँ निर्माण करवाया। यहाँ से जब इसको मालवा के सुल्तान को छोड़ा, ये वहां जाकर मालवा मांडू में, और ये भी विजय स्तंभ बनाता है, ये कहता है मैं कुंभा को रह गया। ए कुंभा के, अरे मूर्ख आदमी, के तूने कमरबंद तेरी पेटी वगैरह सब हमने ले ली, तेरे छोड़ा है, हमने दया दिखाई, मिंग बाद में जान बट पाछी तू बड़े ही ठोक रही हो कि मैं हरा के आया हूं। उसने भी विजय स्तंभ बनाया वहां जाकर। तो यहाँ पे ये जो है विजय स्तंभ ध्यान रखना आपने। उपनाम भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर कहा जाता है, विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है, विक्ट्री टावर कहा जाता है और लोक जीवन का रंगमंच, इन नामों से इसे जानते हैं। विजय स्तंभ को इन सभी नामों से जानते हैं। आप वन लाइनर के अंदर देखोगे तो इसकी पूरी सारणीबद्ध दे रखा है, ठीक है, इसमें पूरा सारणीबद्ध दिया है मैंने, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ओके ठीक। ऊंचाई देखिए इसकी 122 फीट है, कई जगह आप लोगों को 120 फीट भी मिलेगी, तो कंफ्यूज मत होना। मंजिले ये 9 मंजिला है, डमरू के जैसी इसकी आकृति है। यहाँ पे आकृति यदि पूछे तो यहां लिख लेना आप, आकृति डमरू नुमा, डमरू जैसी, शिव जी के डमरू जैसी, देख लो आकृति डमरू जैसी है। शिल्पी जैता नापा पुंजा और पोमा। सीढ़ियां कितनी है इसके अंदर, 157 सीढ़ियां हैं और हिंदू धर्म की बहुत सारी मूर्तियां इसके अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसके लिए ध्यान रखना है, मूर्तियों का अजायब घर इस पे कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इस पे डाक टिकट भी जारी हो चुका है 1949 के अंदर, ये भी ध्यान रखें। और आपको आरबीएससी की किताबों में और राजस्थान पुलिस के लोगों के अंदर विजय स्तंभ देखने को मिलेगा, तो ये चीज भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो मैंने बोल के बताई है। तो यहाँ ध्यान रखना। कीर्ति स्तंभ देखो, ये देखो इसके अंदर कितनी है, 9 मंजिलें है। यहाँ पे जो है 6 और 7 ऑब्लिक में लिखा है, इसके आधार को भी गिनते हैं तब तो 7 होती है, और ऊपर ही ऊपर देखेंगे तो 6 मंजिलें हैं, ठीक है। निर्माण जीजा शाह द्वारा करवाया है, ऊंचाई 75 फीट है, मंजिल 6 या ऑब्लिक 7 कर देना आप। समर्पित किसको है, आदिनाथ जी को, ये चीज पूछी जाती है। शिल्पी कौन है, अत्रि और महेश। मैंने इन दोनों के यहाँ पे शिलालेख शामिल किए, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे। जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में टेलीग्राम पे, तब आप लोग इस शिलालेख को भी जूम करके देख सकते हो। इनसे ऑथेंटिक चीज कुछ नहीं हो सकती, इनसे ऑथेंटिक कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि इन्हें पुरातत्व विभाग लगवाता है और ये जहां पे चीजें बनी हुई है उनके बाहर ही इनकी जानकारी देने के लिए इनको उत्कीर्ण करवाया गया है, ठीक है। तो यहां से आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से डाउनलोड करके देख लोगे। बाद में पीडीएफ शेयर करूंगा मैं कल इस क्लास की, तब देख लेना, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अन्य विशेषताएं देखो, यहाँ पे बनवीर द्वारा बनाया गया तुलजा भवानी का मंदिर है, और ये जो तुलजा भवानी का मंदिर बनाया है ये तुलादान से बनाया है। किससे बनाया है, तुलादान, यानी कि मेवाड़ का वह शासक जिसने तुलादान किया तो वो बनवीर था, और तुलादान से प्राप्त धन से ये तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। 27 मंदिर, 27 का मतलब होता है 20 + 7, ठीक है, 20 + 7 यानी कि बराबर 27, ठीक है। 27, 7 और 20 जैन मंदिर है जिसमें 27 छोटी छोटी देवरिया है। 27 देवरे यानी बड़े मंदिर, देवरिया छोटे मंदिर, ठीक है। यो ध्यान रख सको थे, मतलब मैं कोशिश करूं कि पूरी चीज थाने समझो क्या चीजा की कर रहा है, क्या है चीजा जो है दिमाग में बैठी समझ में आए तो कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हुई। अब 27 शब्द से ही समझ में आ गया, क्लियर हो जाएगी। देवरिया शब्द से समझ में आ गया, क्लियर हो जाएगा। तो 27 जैन मंदिर है, छोटी छोटी देवरिया बनी हुई इसके अंदर है। समितेश्वर मंदिर या समाधीश्वर मंदिर भी लिखा मिलेगा, एक ही बात है। समाधीश्वर मंदिर भी कहते हैं, मोकल मंदिर भी कह देते हैं। इसका निर्माण जो है वो परमार राजा भोज ने करवाया था, पुनर्निर्माण राजा मोकल ने करवाया, इसीलिए इसे मोकल मंदिर भी कह देते हैं, इसे मोकल मंदिर भी कह देते हैं। जब
इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया, तब इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जानते थे। क्या बोलते थे? समितेश्वर मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से जानते थे। तो ये पुनर्निर्माण राजा मोकल ने करवाया है। इसके अलावा इसमें कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, श्रृंगार चौरी, बाण माता मंदिर, कालिका माता मंदिर, ये सभी इस दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, ये सभी इस दुर्ग के अंदर है, मंदिरों के अंदर। इसके अलावा और देखो महल वगैरह कैसे, तो यहाँ पे देखो इसके अलावा नौलखा महल, गोरा बादल महल, लाखोटा बारी, रानी पद्मिनी महल, पद्मिनी कुंड, रत्नेश्वर कुंड, हरामियों का बाड़ा। क्या गुरुजी ओ की चीज है कि हाँ बिल्कुल है लिख सको, हरामियों का बाड़ा भी इसके अंदर ही है। हरामियों का बाड़ा, हाँ ये मैं कोई गाली वाली नहीं बोल रहा हूं, ये बॉलीवुड की पिक्चरों की फेवरेट गाली होती है गुंडों की, लेकिन यहाँ पे बना हुआ हरामियों का बाड़ा बना हुआ है। मैं क्या करूं यार, बड़ा ना चीज बतानी पड़े, शब्द ही एडा है तो मैं क्या कर सकूं है। हरामियों को बड्डो बनी ओडो है, अपा क्या कर सका, बॉलीवुड में गाली है क्या कर सका, हमारे पढ़ना बड़ी मजबूरी है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये चीजें बनी हुई है, हरामियों का बाड़ा। ठीक है, हाँ मतलब मैं किसी को संबोधित नहीं कर रहा हूं, रहे बनी हुई चीज है। ठीक है, ये 27 मंदिर देख लो, छोटी छोटी देवरियां हैं, 27 ऐसी देवरियां बन रखी है। तो वो जो है यहाँ पे ध्यान रखना। हाँ वस्तुनिष्ठ 7300 आने वाली, बहुत जल्द दे देंगे आपको। दीपावली की छुट्टियां आ गई थी, स्टाफ सारा छुट्टी पर था, अब फिर से नए पकड़ेंगे, दे देंगे आपको, बता दूंगा मैं। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। ओके, देखिए रणथंभौर दुर्ग पे आते हैं। रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर। यहाँ पे क्या है, दो ऐसी पहाड़ियां बनी हुई, एक ऐसी पहाड़ी नीचे है, एक ऐसी थोड़ी सी ऊपर है। एक का नाम है रण और एक का नाम है थंब, और यहाँ पे बन रखा है इनके बीच में यहाँ पे दुर्ग, तो इसे कह दिया रणथंभौर। क्या कहा? रण और थंब पहाड़ी के बीच बना होने से रणथंभौर। कई जना क्या, रणथंभ देव ने इसका निर्माण करवाया था इसलिए रणथंभौर। चाहे की भी हो, इनको नाम जो है रणथंभौर है, और ये दो लॉजिक इसके पीछे लगते हैं, मैंने दोनों बता दिए। ठीक है, तो निर्माण देखो, चौहान, रणथान देव, पहाड़िया पठारी, रण और थम नाम की पहाड़िया पठारी है। श्रेणी ये गिरि दुर्ग में भी आता है, वन दुर्ग में भी आता है, और एरण दुर्ग में भी आता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है एरण दुर्ग के अंदर भी आता है, तभी तो इसको कहा है कि ये बख्तरबंद दुर्ग है? बाकी सब दुर्ग निर्वस्त्र है, नंगे है। उपनाम देखो, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है। मैं कह रहा हूं डेफिनेटली जिसने ध्यान नहीं दिया और ये प्रश्न पूछ लिया कि कौन से दुर्ग को चित्तौड़गढ़ के छोटे भाई के नाम से जानते हैं, तो 90% बच्चे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया है वो कुंभलगढ़ करके आएंगे, जबकि इसका उत्तर है रणथंभौर। ठीक है, इसका उत्तर है रणथंभौर, ये ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई इसे कहा जाता है। अबुल फजल ने कहा इसके बारे में कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग है, यानी कि दिखता ही नहीं है, दुश्मन सेना को दिखता ही नहीं है कि दुर्ग है भी या नहीं, जबकि दुर्ग वालों को अंदर से दिखता है, इसके चारों तरफ झाड़ियां, वहां से उनको दिख जाती है कि दुश्मन सेना आ रही, उनको पता नहीं चलता कि यहाँ पे किला है या नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जलालुद्दीन खिलजी ने इसे नहीं जीत पाने के कारण क्या कहा था, टावरो याद है कि नहीं? ऐसे 10 किलो को मैं मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, तो मैं थान बतायो ना, तो बजाय भाई अमीर देव कह के तो के लापी खावने आयो रे है, या वो मामलो देखो। दुर्ग के प्रमुख द्वार आप लोगों को ध्यान रखना है, सूरज पॉल, गणेश पॉल, हाथी पॉल, नवलखा दरवाजा और तोरण द्वार, अंधेरी द्वार। ये इस पर ध्यान कम जाता है, एग्जामिनर का ध्यान जा सकता है, अंधेरे में मत रख लेना इसको, अंधेरी द्वार रणथंभौर के अंदर है, ध्यान रखना। दुर्ग में निर्माण देखो, 32 खंभों की छतरी है, इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। यह हमीर के पिता जय सिम्हा की छतरी थी, और यहां पे बैठ के हमीर न्याय किया करता था, इसलिए इसे न्याय की छतरी कहते थे। ठीक है, हमीर कचहरी है, यहाँ पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, पदमला तालाब है, सुपारी महल, जोरा भोरा अनाज रखने के बड़े पात्र होते थे, और अधूरी स्वप्न की छतरी, ये सारे के सारे रणथंभौर दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। ये सारी चीजें आपको रणथंभौर से ध्यान रखनी है। इससे ज्यादा प्रश्न पूछा हुआ नहीं है, रणथंभौर से पूछा हुआ होता तो मैं बता देता, जैसे कि अभी कुंभलगढ़ में पूछे हुए मैं बता दूंगा। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग एग्जामिनर का सबसे फेवरेट दुर्ग है। ठीक है, जो अगला आ रहा है आपने स्क्रीनशॉट में।
वो आयो भाई कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ से भविष्य में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, बने भी हैं, दुर्ग से भी बने हैं और वैसे भी बनने हैं। जैसे कि छठा प्रस्तावित बाघ अभ्यारण्य राजस्थान का कौन सा है? कुंभलगढ़। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ही है, बेड़ियों की प्रजनन स्थली है ही है। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कुंभलगढ़ से। ठीक है, कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद के अंदर। ठीक है, अब इसकी मतलब बनावट, साज सज्जा इस तरीके से की गई है कुंभलगढ़ की कि इसमें जो निचला भाग है कुंभलगढ़ का, उसे जलाशयों के लिए, पानी के लिए रखा गया है। जो ऊंचा भाग है उसे राजप्रसाद और महलों के लिए बनाया गया है। और जो समतल भाग है, ठीक है, उसे खेती के लिए रखा गया, कृषि के लिए। और इसी लैंग्वेज से प्रश्न बना था स्कूल व्याख्याता में, इसी लैंग्वेज से यूं का यूं प्रश्न बना था। यानी कि ये पूछ ले कि जल की एकदम मतलब बढ़िया व्यवस्था, जल राजप्रसाद और कृषि सबकी एकदम बढ़िया व्यवस्था कहाँ है? कुंभलगढ़ के अंदर। तो अपन देखते हैं यहाँ पे जो है मोहम्मदेव कुंड वगैरह अपन जो से देखते हैं यहाँ पे, तो अपन को समझ में आ जाती है कि हाँ ये चीज है। इसको कर सकते थे विद्यार्थी, लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज जो है वो बहुत कम पुस्तकों में देखने को मिलती है। तो मैंने आप बताया तो अब तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये पूछे कि सबसे बढ़िया टांके या होद कौन से दुर्ग में बने, तो वो जयगढ़ के अंदर है। वो कहाँ है? वो जयगढ़ के अंदर है, ये ध्यान रखना। तो ये चीजें इस तरीके से आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है टाउरो, देखो कुंभलगढ़ दुर्ग यानी वो भी मौर्य शासक संप्रति बनायो है, मौर्य शासकों द्वारा बना हुआ ये भी दुर्ग आपको ध्यान रखना है। एक तो चित्तौड़गढ़ और एक आपको ध्यान रखना है कुंभलगढ़, मौर्यों द्वारा बनाए हुए किले। ठीक है, फिर देखो पुनर्निर्मित किसने करवाया है? कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया है। शिल्पी कौन? मंडन। इसके उपनाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे हेमकूट दुर्ग कहते हैं, इसको कुंभलनेर कहा जाता है, इसको मेवाड़ की शरण स्थली कहते हैं, इसको मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी एक कटारगढ़ दुर्ग है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, उसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। वहां से सब जगह चारों तरफ देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा हो, एक तरीके से कहां क्या एक्टिविटी हो रही है सब पता चल जाता है। इसकी तुलना कर्नल जेम्स टॉड ने यूनान के एस्ट्रिस्कन दुर्ग से की है। किससे की है? एस्ट्रिस्कन दुर्ग से की है कि ये यूनान के एस्ट्रिस्कन दुर्ग जैसा बना हुआ है, ये भी पूछा जाता है। इसकी दीवार, ये कहे अपन कि चीन की दीवार के बाद दूसरे नंबर पे आती है। चीन की दीवार के बाद दूसरे नंबर पर आती है इसकी दीवार कुंभलगढ़ की। कितनी लंबी? 36 किलोमीटर लंबी है। 36 किलोमीटर बापुड़ा था, गाड़ी चलाओ नहीं यूं खैची उड़ी, जड़ जाते ही इनकी दीवार को एक चक्कर हुए। उड़ना राजकुमार भाई साहब फटाफट दौड़ के चक्कर काट लेता था, इसलिए उसको उड़ना राजकुमार कहा जाता। पृथ्वीराज सिसोदिया में 36 किलोमीटर तो लंबाई है इसकी ऐसे। ठीक है, यूं पूरी अपन देखते हैं तो किले में जाकर देखते हैं दीवार दिखती है बहुत दूर दूर तक। और चौड़ी इतनी है कि 4 घोड़ों पर 4 घुड़सवार बैठे हैं और आपस में पैर टकराएंगे नहीं, वो आराम से उस पर चल सकते हैं। ठीक है, 7 मीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है? 7 मीटर चौड़ी है। 4 घुड़सवार आराम से बिना टकराए जो है चल सकते हैं, बिना पैर के उनके टकराए, इस तरीके से चल सकते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में एक कटारगढ़ बना हुआ है, सबसे ऊंचा स्थान है, इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ठीक है, और इसी के अंदर बना हुआ है बादल महल, जो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। कब हुआ था? 9 मई 1540, जब वो बादल महल के अंदर हुआ। बादल महल बहुत जगह महल पढ़ेंगे तब बताऊंगा, जैसलमेर में भी है, डूंगरपुर में भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो बादल महल बहुत जगह है, ये ध्यान रखना। अपने यहाँ पे ध्यान रखो कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ वो बादल महल यहाँ है। कुंभा की हत्या की थी उदा ने, है ना, कुंड के पास, तो वो भी यहीं पे इस दुर्ग में ही की थी, ये ध्यान रखेंगे। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा है? ये इतनी बुलंदी पर है कि इसे नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी नीचे गिर जाती है। यदि जमीन से इसकी ऊंचाई देखें तो तकरीबन 700 मीटर, और यदि अपन समुद्र तल से देखते हैं तो 3500 फीट से अधिक है समुद्र तल से। ठीक है, और वैसे जमीन से देखते तो 700 मीटर के करीब, तो इतनी ऊंचाई है। यहां देखा ना, ये पूरा नीचे ऊपर तो पगड़ी जो है पीछे गिर जाती है। ठीक है, हाँ। दुर्ग के अंदर निर्माण, ये पूछते हैं आप लोगों को। एक प्रश्न तो मैंने आपको बताया, जलाशय की व्यवस्था, राजप्रसाद की व्यवस्था, इस तरीके से पूछा।
एक प्रश्न ये पूछा था कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जिसमें एकमात्र प्रवेश द्वार है। अब विद्यार्थी बड़े कंफ्यूज इसमें। एग्जामिनर ने माना है कुंभलगढ़, वो इसलिए माना है क्योंकि मैं मुख्य प्रवेश द्वार एक ही है इसका, इसके अंदर और दरवाजे बहुत हैं, और दरवाजे तो है लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार एक ही है, वो कुंभलगढ़ का है। मुख्य प्रवेश द्वार एक ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है, जाली रानी का मालिया है, मालिया यानी महल मालिया, यूं कहना अपा देसी भाषा में कह रहे हैं, तेरे तू राजी तो हो, मैं तेरे खातिर तो महल मालिया बनवा दूंगा, ठीक है, तो वो महल और मालिया, तो ये मालिया जाली रानी का मालिया है यहाँ पे। और कुंभ स्वामी का मंदिर है, मामादेव कुंड है जिसके पास में कुंभा की हत्या की थी। अब इसके अंदर देखो विजय पॉल है, ये सारे दरवाजे, पॉल यानी दरवाजे, विजय पॉल, राम पॉल, भैरव पॉल, नींबू पॉल, गणेश पॉल, आरेट पॉल, ये सब है, लेकिन मुख्य प्रवेश द्वार एक ही है। ये चीज पूछा गया था, ये चीज पूछा गया था, तो मुख्य प्रवेश द्वार एक में कुंभलगढ़ आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जामिनर का फेवरेट दुर्ग है, पूछता ही पूछता है प्रश्न, ठीक है। तो लो स्क्रीनशॉट, और जितने भी अपने पढ़ने वाले विद्यार्थी उन सब तक अब क्लासे पहुंचाने हैं। और आप जितने भी इस क्लास को अभी देख रहे हो, चाहे लाइव चाहे बाद में देखोगे, कंटिन्यू 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को क्लास देखनी ही देखनी है, बाद में कवर नहीं कर पाओगे। मैं आप लोगों को अभी चेता रहा हूं कि आप सोचते हो कि थोड़ी 2-4 इकट्ठी हो जाए हम कवर कर लेंगे, बिरले ही कवर कर पाएंगे, बाकी 99% विद्यार्थी जो पिछड़ गए वो पिछड़ गए, फिर कवर नहीं कर पाते, क्योंकि गुमराह करने वाले प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे हैं, आप उनकी भी बातों में आ जाते हैं, इधर उधर समय व्यर्थ हो जाता है, नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं होता। साथ साथ पढ़ लिए तो सारा सिलेबस कवर हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूटी का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़े। बैसरोडगढ़, एक बैसासा नाम का व्यक्ति था, व्यापारी था, और एक रोडाचारण नाम का व्यापारी था। तो उन दोनों को क्या होता था कि जब यहां से आते तो यहाँ पे चंबल और बामनी नदी पड़ती, व्यापार करने आते थे, चंबल और बामनी नदी पड़ती थी और नदी को पार नहीं कर पाते तो नदी के इधर रुकते थे वो, तो क्या होता रात को जो है लुटेरे लूट लेते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा अरे ये तो सब व्यापार खराब कर दे, यहाँ तो यार अपन लूट ले, कोई सुरक्षा की व्यवस्था तो होनी चाहिए यहाँ पे, कि रात रुक सके अपन, है नाइट स्टे कर सका। तो इन्होंने जो है यहाँ पे एक दुर्ग बनाया जिसका नाम रखा, दोनों के नाम से मिलाकर बैसरोडगढ़। क्या नाम रखा? बैसरोडगढ़। चंबल और बामनी नदी के किनारे ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बैसासा और रोडाचारण द्वारा निर्मित दुर्ग है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों ने करवाया है, और उपनाम राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। वेल्लोर कहाँ है? दक्षिण भारत के अंदर। दक्षिण भारत के वेल्लोर दुर्ग से इस दुर्ग की तुलना की जाती है, वो भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इसकी तुलना कर्नल जेम्स टॉड ने, इसकी तुलना नहीं, आप ये कहेंगे कि इसके बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने ये कहा कि यदि मुझे राजस्थान के किसी दुर्ग की पेशकश की जाए कि आपको ये दुर्ग गिफ्ट दिया जाता है, आपको ये जागीर दी जा रही है, तो मैं बैसरोडगढ़ किले को चुनूंगा। अंग्रेज यानी बहुत दिमाग वाला है क्या आप रहे सुरक्षा भी उजिया, इनके अलावा आप पर्यटन स्थल में भी तब्दील कर दानी, तो भी मतलब कि अपार देखो पाकती नदी यदि है, अभ्यारण्य भी है, बहुत बढ़िया लोकेशन है, सनसेट वगैरह भी बढ़िया दिखे, तो पर्यटन स्थल में भी बढ़ सका, तो क्या हो सके, इनकम भी हो सके, इस तरीके को ध्यान रख सको थे। कर्नल जेम्स टॉड गयो, कर्नल जेम्स टॉड, अंग्रेज बहुत दिमाग लगाते हैं चीजों में, तो क्या हाँ भाई साहब, बाकी दुर्ग में तो क्या हाँ सिर्फ, तो टॉड ने भाई साहब दिमाग लगाया क्या, हाँ इस तरीके से मुझे कोई दुर्ग देना है तो आगे भैया आप साथ पुछते कमा सके, ऐसा दुर्ग लेना है तो बैसरोडगढ़ दुर्ग जो है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। कर्नल जेम्स टॉड ने मतलब कहा था कि मुझे यदि कोई दुर्ग दिया जाए तो फिर मैं बैसरोडगढ़ को चुनूंगा। आप इमेजिन करके देखो कि पास में से नदी बह रही, सनसेट कितना बढ़िया होगा, सुरक्षा तो है ही, सामरिक महत्व है ही, और इनकम की इनकम, पर्यटन का पर्यटन, सुरक्षा की सुरक्षा। तो इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा कि मुझे तो भैया किला कोई देना है तो बैसरोडगढ़ दो, बाकी सब आप रखो बनी। या तो बच्चे चित्तौड़गढ़ भी तो कह सकते हो ना, चित्तौड़गढ़ गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़े, लेकिन उसमें गंभीर और बेडस नदी थोड़ी दूर है वो, तो उसको तो क्या है, जिप्सी लगेगी, मेहमान कोई गेस्ट रुके अंदर तो पहुंचाने के लिए, देखने जाने के लिए है, यहाँ से सीधे ही अंदर से दिख जाएगा। ये देखो ये बैसरोडगढ़ किला, ये रही नदी, मतलब रिवर व्यू रूम बुक होंगे सीधे सीधे, यहाँ से रिवर व्यू। आप कोई होटलें अच्छी देखते हो वहां पे बताते हैं पूल व्यू रूम, वैली व्यू रूम, वहां से यहाँ से सीधा है कि नहीं। दिमाग देखो कितना दिमाग। यदि मुझे राजपुताने की कोई जागीर पेशकश की जाए तो मैं बैसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा, चंबल और बामनी नदी के
किनारे है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेलोर कहा जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। आगे बात समझ, इसको कहते हैं मतलब दूरदर्शी सोच कह सकते हो आप कि हाँ इस कारण कहा होगा, मतलब याद रखने के लिए आपके आसान हो जाएगा। अगला देखिए, जयगढ़ का किला। जयगढ़ का किला जो है ये जयपुर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, जयगढ़ के किले के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है सब बढ़िया चीज के जयबाण तो पड़ी है। ठीक है, जयबाण देखो, उपनाम क्या है? चिल्ल का टीला, संकट मोचक दुर्ग कहा जाता है। दरवाजे इसके अंदर 3 याद रखने हैं, डूंगर, अवनी और भैरू। या मतलब दरवाजों के नाम इसके कैसे हैं? जैसे कोई अपने घर के किसी छोटे बच्चों के नाम हो। ठीक है, डूंगर, अवनी और भैरू, है कि नहीं? और ये ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। ये जिस पे बना हुआ है उसको बोला जाता है ईगल पहाड़ी। ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, तो डूंगर, अवनी और भैरू इसके दरवाजे हैं। दिया बुर्ज, यहाँ पे 7 मंजिला एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है जिसको बोला जाता है दिया बुर्ज। ये पूछते हैं। ठीक है, दिया बुर्ज के बारे में पूछा जाता है। दुर्ग में बने बुर्जों में सबसे बड़ा बुर्ज है जिसका नाम है दिया बुर्ज और 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है ये। विजयगढ़ी दुर्ग में बना एक लघु दुर्ग है, इसका नाम विजयगढ़ इसलिए पड़ा कि जय सिंह जो था उसने अपने छोटे भाई विजय सिंह को, जो उसे बगावत कर चुका था, उसको यहाँ पे कैद रखा था, तो इसी कारण इसका दुर्ग विजयगढ़ी पड़ गया। ठीक है, तो विजयगढ़ी जो है आप लोगों को ध्यान रखना, दुर्ग के अंदर ही बना हुआ एक लघु दुर्ग है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप यहाँ पे पड़ी है भाई साहब। जयबाण तोप यहाँ पड़ी। सवाई जयसिंह ने तो करवाया निर्माण और राम सिंह ने उसके पहिए लगवाए। सवाई जयसिंह ने तो नाड़ बना दी बहुत बड़ी जयबाण इस तोप की, और फिर इसको इधर उधर कैसे किया जाए, बहुत बड़ी है वो तो उसके पहिए लगवाए किसने? राम सिंह ने। भाई साहब इतनी खतरनाक तोप है, 22 मील तो इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, एक बार ही चलाया, इसके इतिहास में एक बार ही चलाया भाई साहब तबाही हो गई थी। क्या जितने पशु पक्षी वगैरह गर्भवती थे ना उनके तो घर भी गिर गए। क्या पता उनमें इंसान भी शामिल होंगे। इतिहासकारों ने इंसानों का लिखा नहीं, कि किसी ने लिखा भी होगा, शायद मेरी नजरों से बच गया हो। ठीक है, इतनी भयंकर गर्जना हुई उसकी कि पशु पक्षियों के गर्भ गिर गए। और कितने दूर जाकर गिरा था? गोला चाकसू में जाकर गिरा था, वहां पे एक तालाब खुद गया। 20 मील दूर जाके गिरा, वहां पे एक तालाब खुद गया, तालाब का निर्माण हो गया जिसका नाम था गोरेलाव तालाब। इतनी खतरनाक, एक बार चलाई भाई साहब, राजा के भी कान में जन्नाटी उठ गई। राजा के भाई साहब हम चले निर्माण करा दिया होगा, बाकी हम भाई साहब भविष्य में नहीं चलावा, खाली डरा सका। दुश्मन आए, दुश्मन कहते देख वहां पे तालाब खुद गया, ये घटनाएं हो गई थी, डर जा तू, पहले हम चला लेंगे, नहीं तो पहले बता रहा हूं, हमको हमारे कानों की परवाह नहीं, चला लेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। तो इसलिए मतलब ये फिर डराने के काम में ली गई थी, तो खतरनाक इसका काम था। दूर बाकी डर जाते। वैसे भी एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना जयगढ़ के दुर्ग के अंदर ही था, तो यूं भी डरा देता, देख सैंपल पीस पड़ा है ये, ऐसा नहीं है कि हम और नहीं बना सकते, और भी बना देंगे। दुश्मनों को आदत है ऐसे डरा डरा के मार देते थे। ये एक देख ले सैंपल पीस बांध जाए के चला दो। इसीलिए जयगढ़ को कहा जाता है कि यहाँ पे कोई भी बाहरी आक्रांता ने आक्रमण किया। ये प्रश्न पूछा एग्जामिनर ने। ये प्रश्न मेरा याद करवाने का तरीका है आप लोगों को कि ऐसे याद हो जाती है चीजें, क्या है बातों बातों में। तो ये प्रश्न पूछा गया, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसपे कोई बाहरी आक्रांता आक्रमण नहीं किया। अब इसका कारण है कि सेंटर में है, जयपुर क्या है, जयगढ़ बीच में पड़ता है, तो इस पे बाहरी आक्रांताओं ने आक्रमण किए नहीं। राजधानी है, आसपास के लोग ही चाहते थे कि राजधानी वाला किला अपन जीत लेते हैं, चलो चलो अपन जीत लेते हैं, आसपास वाले आके हमला करते। अब किनारे से कोई करेगा तो बॉर्डर के दुर्गों पे करेगा, यहाँ तो है नहीं कि यहां से आगे सीधा जयगढ़ करेगा। ऐसे आने के बीच में दुर्ग और कितने पड़ते हैं, तो हमले कर करके वो तो वैसे ही पूरा हो जाएगा, तो मोह छोड़ देगा। या पास वाले के अपन जयगढ़ चलते हैं, अपन जयगढ़ को हासिल कर लेते हैं, तो यहाँ है। और दूसरा मतलब मैं यूं भी कि बाहरी आक्रांता ने यूं भी डरा दिया आपा, देख एक जयगढ़ तो पड़ी है और एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना भी हमारे पास है, हम दूसरी डाल के तुम्हें उड़ा देंगे। हम पहले बता रहे एक गोरेलाव खुद गया है, चाहे 10 गोरेलाव और खुद जाएंगे, हम उड़ा देंगे। तो बाहरी आक्रांता वैसे ही नहीं हमले किए। ठीक है, याद रखने का तरीका है। अन्य तोपें देखो इसके अंदर, रणचंडी, भैरवी, कड़क, बिजली। कड़क और बिजली आप लोगों को मेहरानगढ़ में भी मिलेगी, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना। 1975 के आसपास इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज की थी और पूरे दुर्ग के अंदर जो है उसको खुदवा दिया था, सुरंगें बना दी थी। और ये तक कहा जाता है भाई, उस समय के जो बुजुर्ग लोग हैं वो ये तक कहते हैं कि जब ये खुदाई हुई और मान सिंह का गड़ा हुआ खजाना यहां से निकला, तो ये तक बताते हैं कि 300 ट्रक सोना जो है यहां से सुरंगों के जरिए और मतलब बाद में
वो रास्ता ब्लॉक करके पूरा जो है राजधानी दिल्ली पहुंचा दिया था। उससे वहां से कहाँ गया पता नहीं, मतलब ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन सुना है। उस समय के जो बुजुर्ग अभी भी जिंदा है वो बताते हैं कि उस समय ऐसे रहस्यमय तरीके से यहाँ से बहुत सारा खजाना निकला था, कि पूरा दुर्ग खुदवा दिया, इनको खजाना मिल गया था। यहाँ पे खतरनाक वाला 300 ट्रक भराया और पूरा रास्ता जाम किया जयपुर से दिल्ली, और पूरा जो है वहां पे पहुंचा दिया था। मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय के लोग कहते हैं। ये लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। ये लिखा मिलेगा कि रहस्यमय खजाने की खोज के लिए पूरे इस दुर्ग की खुदाई करवाई गई थी। ये आप लोगों को मिला, लिखा हुआ मिलेगा किताबों में, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो आई भाई साहब जयबाण, तो ठीक है जयबाण। मैं क्यों ना डराने की भी काम ले ले। देखो पहले सवाई जयसिंह ने जो बनाई ना, ये नाल नाल बनाई इसकी, ठीक है। ये नाल, ये पहिए जो लगवाए हैं भीम का, ये राम सिंह ने लगवाए। तो ये वहीं पे, ये जो है आप लोगों के वहीं पे जो है शिलालेख खुदा हुआ, इससे बढ़िया ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिल सकती। तो विश्व की प्रसिद्ध जयबाण तोप है, 1720 में इसका निर्माण करवाया है जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने। तो इसकी नाल की लंबाई 20 फीट है। 20 फीट तो ये लंबी है भाई साहब। गोलाई 8 फीट है और 8 फीट और 7.5 इंच, और वजन जो है 50 टन है इसका वजन। एक बार भरने के लिए 100 किलोग्राम बारूद चाहिए था बाबू मोसाए। कितना? एक बार इस नाल को भरना है 100 किलो बारूद एक बार के फायरमैन लगेगा भाई साहब। 100 किलोग्राम बारूद की आवश्यकता होती थी और मारक क्षमता 22 मील है इसकी, ठीक है। इसके मुहाने पर हाथी, पीछे पक्षी युगल और बीच में दल्लारी बनी, मतलब आकृति बनी हुई है। कारीगरों के कला प्रेम और कार्य कुशलता का यह अनूठा उदाहरण है। अन्य विवरण देखोगे तो इसकी नाल को पहियों पर दोबारा रखने का कार्य सवाई राम सिंह द्वितीय ने कराया। मैंने आप लोगों को बता दिया पहले, ठीक है। तो ये है, बाकी तो इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह ये है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चाकसू में जाकर गिरा था, गोरेलाल तालाब खुद गया था, वो भी सिर्फ टेस्टिंग की थी कि भाई साहब ये तो पयो लागियो है, एडी खतरनाक वाली बना दी है। चलार तो देखा कि इनको कितो मतलब प्रभाव है, चलाओ। राजा जी भी गए, चलाओ देखते हैं अपने भाई कारीगरों ने कितना खतरनाक काम किया। चलाओ गया भाई साहब, हिल गए सब, है खतरनाक तरीके से हिल गए थे। तो फिर बाद में कहा भाई साहब अगली बार नहीं चलाएंगे, और सिर्फ अगला दुश्मन आएगा उसको डराएंगे कि देख हमारे पास सबूत देख रहा है इसके चलाए, देख क्या गोरेलाल तालाब, ठीक है। यह तरीके को ध्यान रखना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई, अब गागरोन का किला, ये आज की क्लास का अंतिम किला है। इसके बाद में अपन कल की क्लास में और भी किले पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो पहले 3 क्लास में ये किले पढ़ाए थे, अब 1 क्लास में पढ़ाया है। कितना कवर किया आपने सिलेबस। ये जो है डोड राजपूतों द्वारा बनवाया गया था, तो इसे डोडगढ़ भी कहा जाता है, इसे दुलरगढ़ भी कहा जाता है, इसे गर्गराटपुर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दुलरगढ़, डोडगढ़, गर्गराटपुर, ठीक है। ये तीनों के तीनों आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। जल दुर्ग की श्रेणी में सबसे जबरदस्त दुर्ग है राजस्थान का। ये राजस्थान का एकमात्र किला है जो बिना नींव के सीधा चट्टान पे बना हुआ है। अब बताइए मुझे कि जहां पे चट्टान है उसके ऊपर ही किला बना, तो नींव भरने की क्या जरूरत है? ये लाइन लिखी हुई जरूर है, ये यहाँ पे ये लाइन सब जगह लिखी मिलेगी, लेकिन दिमाग अपन लगाए कि अपने खेत में पत्थर आया, अपन को उस पर घर बनाना है, तो अपन ऐसा तो है नहीं कि उस पर नहीं के नींव भरना तो भाई जरूरी होता है। कि लोग कहते हैं कि नींव मजबूत होनी चाहिए, तो आप आगे इन पत्थर ने खुदावा, फिर बाद में नींव भरा, फिर बाद में मकान बनावा। यहाँ तो करगन इस पे ही बनाना है, सीधी चट्टान पे बना दिया, बस वो ऑलरेडी नींव है। वो चट्टान तो कितनी अंदर होगी, उससे मजबूत नींव तो क्या होगी, सीधा ऊपर बनाया है, तो नींव भरने की जरूरत है ही नहीं। और एग्जामिनर ने प्रश्न बना दिए, इतिहासकारों ने लिख लिया कि बिना नींव के चट्टान पे खड़ा, तो भाई सब चट्टान पे बना तो सीधा बिना नींव ही होगा। कहने का काम ही नहीं, महाराज ने पूछने का काम तक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है जल दुर्ग है, ठीक है। नदियां कौन सी है? काली सिंध और आहू। काली सिंध प्लस, जब अपन पढ़ते पढ़ते दिमाग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, तो ये चीजें सारी समझ में आती है कि ये चीजें क्यों है। सिर्फ एक तो रट्टा मारते हैं अपन, क्या हाँ बिना नींव के चट्टान पे खड़ा, रट्टा मारना। एक लॉजिक लगाओ ना, समझो उस चीज को कि क्यों है, ऐसा है तो क्यों है। जब समझ में आ गया, इज दैट क्लियर कि यस सर। औरंगजेब, ये प्रश्न पूछा था स्कूल नहीं कॉलेज व्याख्याता के अंदर पूछा था, जो 3rd पेपर होता है ना जीके वाला कॉमन, उसमें पूछा था औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कौन से दुर्ग में है, तो यहीं पे है, ठीक है। परकोटे का निर्माण इसका झाला जालिम सिंह ने करवाया था, और इसके पीछे एक पहाड़ी है, इस दुर्ग के पीछे भी एक पहाड़ी है, उसका नाम है गिद्धगराई। उसका नाम क्या है? गिद्धगराई। उसका काम क्या था गिद्धगराई का?
पर्यटक आते हैं उनको जो है बताते थे ये गिद्ध गराई, नहीं ये काम नहीं था। जो राजनीतिक कैदी होते थे, ठीक है, कि जिन्होंने राजद्रोह किया है, जिन्होंने गद्दारी की है, पता चल गया ना भाई साहब, टांगा टोली कर ले जाता गिद्ध गराई माते और सैनिकों को कहता है छोड़ दो इसको यहां से, नीचे नीचे मगरमच्छ भाई साहब और दूसरे इतने सब ये चट्टान से टकरा के मर जाते। और यहां से कुल मिला के इनको जो है मारा जाता था, राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता था यहां से, जिनको मृत्युदंड की सजा सुना दी जाती थी, राष्ट्रपति भी माफ नहीं कर पाता था उस मृत्युदंड को, जरा सीधो धक्को दे देता, तब किस्सा ही खत्म कर देते थे। तो गिद्ध गराई का काम क्या था, राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड का काम किया जाता था, गिद्ध गराई। गिद्ध गराई नाम इसलिए पड़ गया कि यहां से मारते थे, बाद में गिद्ध आते थे खाते थे, तो गिद्ध गराई। लगाया लॉजिक, दिमाग, बस ठीक है। साके हुए हैं यहाँ पे, और ये ध्यान रखें 1423 में पहला साका हुआ है अचलदास खिंची के समय, और दूसरा साका 1444 पालन सिंह के समय हुआ है। खिंची शासकों का शासन रहा है यहाँ, इसलिए इसको जो कहा जाता है खिंचीवाड़ा कहा जाता है, खिंची शासकों के अधीन। तो अपन ने पढ़ा था ना, पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली किशन रुक्मणी की रचना की थी, वो इसी दुर्ग में की थी, वो इसी दुर्ग के अंदर की थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वैली किशन रुक्मणी की दरगाह। इसके अलावा यहाँ संत मीठे शाह की दरगाह है, संत पीपा की छतरी है, संत मीठे शाह की दरगाह है और संत पीपा की छतरी भी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर पीटीआई के लिए ऑनलाइन थर्ड ग्रेड चल जाएगी क्या? बेचारे ने कम से कम 25 बार मेहनत की है कॉपी पेस्ट करने की, या शायद हो सकता है इससे भी ज्यादा। बेटा सिलेबस के अंदर जो टॉपिक है वो इंडेक्स में मैच करते हैं तो चल जाएगी, यदि सिलेबस में टॉपिक है और इस इंडेक्स में मैच नहीं करते हैं तो नहीं चलेगी। तो ये मैं समझता हूं कि आपको अपने आप से पूछने वाले प्रश्न होते हैं जो आप मुझसे पूछते हैं, और ऐसे दिन के पता नहीं मैं शायद सैकड़ों कमेंट और प्रश्न देखता हूं जिसमें मुझे लगता है कि फिर मैं मन में कहता हूं भोला टाबर के हुई क्या सिलेक्शन होनो है, जद तेरे खुद ने उतर आनो चीजें वो तू मन पूछे है। तो भाई साहब जी तो घना चीजें हीकनी है, और पूछने का काम क्यों है? यदि मुझे सिर्फ बेचनी हो तो मैं कहूंगा अरे भाई साहब दौड़ेगी, तुम खुद मैच करो ना, अपना इंडेक्स देखो, उसके अलावा मैटर देखो, कंटेंट देखो, पीवाईक्यू देखो, और उसके बाद में डिसीजन लोगे चलेगी नहीं चलेगी। खुद को उत्तर ढूंढना है जी। मैं तो भाई साहब मन लागे कि अगर कॉपी पेस्ट माथे इनाम रख दियो नहीं तो एड़ा एड़ा टावर समूह अमल ला जाएगी। हाँ गुरुजी जीत गया, लाओ 10,000 ये मास्टर में रखूंगा, लो भाई। इसी के साथ में अपनी ये क्लास जो है संपन्न हुई, और नियमित रहोगे, ठीक है। 8 बजे आप लोगों को हो सकता है बनती कोशिश लाइव दूं, लेकिन मैंने आप लोगों को मेरी समस्याएं बताई है, तो कुल मिला के 8 बजे आपको क्लास मिलेगी। अब आज शुक्रवार था, क्लास मिली है, कल शनिवार को भी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि दिवाली पे छुट्टियां बहुत बनाई आप लोगों ने, मैं तो क्लास फिर भी दे सकता था दिवाली पे भी, लेकिन मुझे पता है कि तुम तो मिठाइयां खाने में काजू कतलियां वगैरह वो दिखेगी, तुम्हें पढ़ोगे थोड़ी, चाहे कितो ही मैं कहता ना। तो एक लो काल की क्लास भी यदि कम ही देखा, आज पाछा जाग गया है टाबर, काल और जागी, यही वे राजस्थान है भाई, राजस्थान। यहाँ पे बच्चों को जगाना पड़ता है कि भैया तुम्हारा कैरियर देख लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। कोई भी क्लास मिस नहीं है बेटा, हो सकता है प्ले लिस्ट में वो ऐड नहीं हुई हो, लेकिन मिस तो अपन करते ही नहीं। क्या गुरुजी 44 नंबर की क्लास मिस है? नहीं, 44 नंबर की क्लास दी। और बताऊं सबसे आसान तरीका, यहाँ पे जितनी बार पूछा उससे बढ़िया चीज है कि एकलव्य बैच क्लास नंबर 44 लिख के भी सर्च कर दिया, पहले नंबर पे नहीं मिली तो फिर देखो क्या बात है। तो जो नहीं मिलती तो किया करो, जब हम भी तो ये बता रहे हैं। और ये चीज मतलब आप लोगों को खुद करनी चाहिए कि नहीं मिली, एकलव्य बैच क्लास नंबर 44 लिख के सर्च कर देते, पहले नंबर मिल जाती। हो सकता है प्लेलिस्ट में ऐड करनी रह गई हो। अब कैसे लगता है, अरे यार ये तो सोचा ही नहीं। तो इतना दिमाग तो चलाना पड़ेगा भाई साहब, 50-60 हजार सैलरी लेनी है, यही थोड़ी सैलरी मिल जाएगी है। दिमाग नहीं चलाओगे सिलेक्शन कैसे होगा? अब दिमाग तो अपन ने रखा है गिरवी, और उसके बाद में अपन को चाहिए भैया नौकरी। तो देखो मैं खरी खरी कहूं, खोटी लाग सके, लेकिन यही आप लोगों के सिलेक्शन का आधार बनेगी। ऐसे भोले मत बनो, लोग फायदा उठा लेंगे, बाद में पछताते रहोगे कि गुरुजी हमें लूट लिया, वो कर लिया। बाद में यही कमेंट करना है। थोड़े सी आत्मनिर्भर बनो, थोड़े सी मजबूत बनो, थोड़े सी अपने आप को मजबूत बनाओ, टेक्निकल फ्रेंडली बनो, ताकि ये चीजें जो है आपका समय बचाए और हमारी भी ऊर्जा बचाए रहे। बख्शो थोड़ा तो टाबरो है। चलिए आज की क्लास में बेटा जी साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।